आज हम शुरू करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टुवर्ड हैलोजेंस। बेसिकली हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो हाइड्र हैलाइड्स बनेंगे उनकी डिस्कशन करेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें आ गया रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म ट्राइहैलाइड ऑफ फार्मूला MX3 विद पिरामिडल शेप। ओके, आपके पास अगर वो ट्राइहैलाइड बनाएंगे तो दैट विल हैविंग पिरामिडल शेप। क्यों पिरामिडल शेप? क्योंकि जैसे मान लो ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, तो इनमें सभी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 हैलोजन के साथ जुड़ने में चले जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके ऊपर एज अ लोन पेयर पड़े होते हैं। ओके, that's why you know that whenever the central atom is having 3 bond pair and 1 lone pair on it, then the shape is pyramidal. Okay, so that's why जो आपके पास ट्राइहैलाइड्स बनते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के, उनकी शेप कौन सी होती है? पिरामिडल शेप होती है। ओके, और अगर पेंटाहैलाइड्स बनाएंगे तो पेंटाहैलाइड्स का मतलब क्या होता है? और पेंटाहैलाइड का मतलब बने कैसे हैं? पहली बात, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी 5 तक एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट नाइट्रोजन के अलावा अगर मैं बात करूं PCl5, तो इसमें PCl5 कैसे बनता है? फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है लाइक दिस। ओके, तो फॉस्फोरस के अराउंड कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस के अराउंड 5 कोवलेंट बॉन्ड हैं। ओके, जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड 5 कोवलेंट बॉन्ड हों और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप कौन सी होती है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। Okay, so it means whenever they form pentahalides, okay, their shape will be trigonal biapyramidal. Okay, except nitrogen, nitrogen कभी भी पेंटाहालाइड बनाएगा ही नहीं। ओके, और वैसे देखा जाए तो पेंटाहालाइड बनते भी बहुत कम है ग्रुप 15 के। एक दो ही एग्जांपल है, जैसे PCl5 हो गया, PF5 हो गया, आर्सेनिक का AsF5 हो गया। ओके, क्योंकि आपको ये भी पता है जैसे ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप जाने पे +3 ऑक्सीजन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, +5 की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह से भी जैसे बिस्मथ वगैरह जो हैं ये कभी भी +5 ऑक्सीजन स्टेट बनाना पसंद नहीं करते। ओके, और बट पेंटाहालाइड बनाने के लिए +5 ही चाहिए होती है। तो इसलिए पेंटाहालाइड्स की फॉर्म में बहुत कम कंपाउंड है ग्रुप 15 के। ओके, बट जब भी होगा एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी हैविंग शेप ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप कैसी होती है? ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में। ओके, ये वाला जो बॉन्ड है देखने में लग रहा है कि आपकी स्क्रीन वाले प्लेन में है, एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ, ये मान के चलो ये अगर स्क्रीन है तो ये स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली, और सिमिलरली ये नीचे वाला बॉन्ड स्क्रीन से निकल के नीचे को जा रहा है आपकी स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है स्क्रीन के साथ। ओके, तो ये होता है आपके पास ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जो ट्राइहैलाइड और पेंटाहालाइड्स हैं उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट बाय। ठीक है, PCl5 को छोड़ो, जितने भी ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप शो करने वाले मॉलिक्यूल हैं उनमें जो ये वाले 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इन 3 बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ओके, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं सारे तीनों के तीनों, और ये जो 2 हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ओके, जो ये 2 एक्सियल बॉन्ड हैं इनकी लेंथ बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू इन तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के। जैसे मान लो अगर इनकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 214 पिकोमीटर तीनों बॉन्ड्स की। ओके, और इसकी जो ये वाले जो 2 बॉन्ड होंगे इनकी लेंथ कितनी होगी? 240 पिकोमीटर, थोड़ी सी ज्यादा ही होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? रीजन इज कि ये वाले जो वो 2 एटम है, इन 2 एटम्स को रिपल्शन ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है? ये जो 3 एटम है जो एक ही प्लेन में बैठे हैं ये इनको बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे रिपेल करते हैं।
इसको भी और इसको नीचे वाले को भी। ओके, दिस मेक्स, इसकी वजह से क्या होता है, इन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगी, तो ये थोड़ा सा, अगर वैसे यहाँ पे बैठना चाहते थे बट अब इनको थोड़ा दूर होकर बैठना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, so this is the reason that axial bonds are elongated as comparison to the equatorial bonds in case of trigonal bipyramidal geometry, because axial bonds are repelled by the three equatorial bonds. Therefore, to minimize repulsion, axial bonds are elongated. ऑब्वियस है, रिपल्शन को दूर करने के लिए ये यहाँ ना बैठ के थोड़ा दूर बैठेंगे, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड है वो elongate हो गए। elongate का मतलब होता है नॉर्मल लेंथ से जितने होने चाहिए उससे लेंथ में बड़े हो गए। Okay, so that's why PCl, all the bonds in the PCl5 are not equivalent. Okay, और इसकी मेरे को अभी वैल्यू याद नहीं आ रही। आई थिंक एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 245 के अराउंड होती है PCl5 में, इन PCl5, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ होती है वो अराउंड 210 to 215 पिकोमीटर के अराउंड होती है। ओके, इन PCl5। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस हैं उनसे पहले, बट हम ये करेंगे बॉन्ड एंगल ट्रेंड इन दी ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स में बॉन्ड एंगल का ट्रेंड, जैसे हमने बोला कि ट्राइहैलाइड्स की शेप जो होगी दैट विल बी दी पिरामिडल शेप। ऑब्वियस है, चाहे ये मेटल नाइट्रोजन हो, चाहे ये फास्फोरस हो, चाहे ये आर्सेनिक हो, चाहे ये हो बिस्मथ, होगी तो पिरामिडल शेप ही। बट ये जो शेप होगी पिरामिड की, इसमें ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये भी सभी में सेम होगा? नहीं जी, बॉन्ड एंगल विल नॉट बी सेम। ओके, जैसे अमोनिया के केस में, इसके लिए एक रफ पेज लेके आते हैं, वेट। ओके, जैसे अमोनिया के लिए आपके पास ये वाला पिरामिड बनेगा, है ना, लाइक दिस। ओके, उसके बाद फॉस्फीन इज दिस। ओके, उसके बाद आर्सेनिक इज लाइक दिस। ठीक, तो इनके केस में ये जो बॉन्ड एंगल होता है जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया के केस में ये बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री के अराउंड। ओके, फॉस्फोरस के केस में ये जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वैल्यू होती है अराउंड, इतनी लिखी हुई है यहाँ पे, 93। ओके, इसकी वैल्यू है अराउंड 93.5 डिग्री इस बॉन्ड की। ओके, और इसके केस में ये वैल्यू हो जाती है 91 डिग्री के अराउंड। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग? शेप तो पिरामिडल ही है, तो इनके केस में ये जो वैल्यू है ये क्यों डिक्रीज कर रही है? ठीक है, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है? उसका रीजन समझो। एक रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है फास्फोरस से, और फास्फोरस की ग्रेटर होती है आर्सेनिक की, आर्सेनिक से, और आर्सेनिक की बिस्मथ से। ओके, क्लियर? तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, बट इसका रीजन क्या है? व्हाई द सेंट्रल एटम, हाउ द सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एंगल? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल शेप जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब उसमें ये बॉन्ड जो है तीनों आपस में अपनी जगह से नहीं हिल सकते, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अगर मेटल, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितना ज्यादा होता है वो उतना ही अपनी तरफ लेके जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर ये मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये जो बॉन्ड है इसका, इसके इलेक्ट्रॉन अराउंड यहाँ पड़े होंगे मेटल के पास। वो तो डिपेंड करता है कि मेटल कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे। जितने ये नियर बाय मेटल के नियर हो रहे हैं
उतना ही इनके बीच में डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। अगर मान लो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती, तो ये यहाँ पे ना होके ये थोड़ा यहाँ पे होते, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता ना, ये वाला डिस्टेंस इनके बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है वो ज्यादा होता। जब ये डिस्टेंस ज्यादा होता तो रिपल्शन कम होती। जब ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आपस में कम होगी तब क्या होगा, तब बॉन्ड पेयर की वैल्यू एंगल जो है वो कम हो जाएगा। रिपल्शन जो है, अगर इनके बीच में रिपल्शन कम होगी तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इनका जो एंगल है ये डिक्रीज कर जाएगा। ओके। बट अगर रिपल्शन ज्यादा होगी, जैसे ये वाला केस है, उसके केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड पेयर उतना ही मेटल एटम के करीब होंगे। जितना ये करीब होंगे इनके बीच में आपस में रिपल्सन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी कम है। जितना ये मेटल के करीब जा रहे हैं इनका आपस में डायगोनल ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है। ऑब्वियस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस कम है एज कंपेरिजन टू ये डिस्टेंस। ओके। तो ये रीजन है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द सेंट्रल एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। ओके। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो अमोनिया है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, और जो बिस्मथ वाला हाइड्राइड है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। ओके। तो कंक्लूजन क्या निकलती है, इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस एंड द साइज इंक्रीजेस, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करता है। ओके। तो हो सकता है पेपर में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्लियर? बाकी अगर इसको डिटेल में है देखना है, इसका और भी डिटेल में जाना है, तो केमिकल बॉन्डिंग की मैंने जो प्ले लिस्ट बना रखी है +1 की, वो सारी देख लो चाहे, उसमें ये वाला बॉन्ड एंगल डिस्कस कर रखा है। और भी कई फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। ओके। उसके बाद एक बार +1 भी रिपीट हो जाएगी आपकी इसी बहाने, वो है भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग वाला। उसके बाद अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेंटाहलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन द ट्राइहलाइड्स, एक्सप्लेन। अब इसका रिलेशन भी +1 वाले कंसेप्ट से निकलेगा जाके, फजान्स रूल के साथ। अब ये नहीं पता आपको फजान्स रूल याद है कि नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। अब पेंटाहलाइड्स ट्राइहलाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा कोवलेंट नेचर के क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा, अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बने, कोई जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने, तो ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में वो 100% कोवलेंट नहीं होता। हम कहते हैं ना, दो डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट नीदर 100% कोवलेंट नॉर 100% आयनिक। ओके। उसमें कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है, कुछ आयनिक करेक्टर होता है, जब भी दो एटम के दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जो HCl का बॉन्ड है, होता तो एक्चुअल में ये कोवलेंट बॉन्ड है, हम कहते हैं शेयरिंग से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है। बट एक्चुअल में इसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर भी होता है, जैसे इस बॉन्ड में अराउंड 20 से 30% आयनिक करेक्टर होता है, और 70% जो है, अराउंड 70% जो है वो कोवलेंट करेक्टर होता है। अब वो कैसे? ठीक है, इसमें वही बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि जो आपके पास पेंटाहलाइड्स होते हैं, जैसे PCl5 है, PCl5 में जो बॉन्ड्स हैं, 5 बॉन्ड होंगे ना फास्फोरस और क्लोरीन के, और इधर मैं एग्जांपल दूं तो PCl3, इसमें PCl3 के 3 बॉन्ड होंगे। तो इन्होंने बोला है कि इसमें जो PCl का बॉन्ड बन रहा है उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू PCl3 के। है तो वैसे देखा जाए तो फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड ही है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर कम है, इसमें PCl का बॉन्ड जो है उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। ऐसा क्यों भाई, कैसे? ठीक है। उसका रीजन है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आपका ग्रुप 15 वाला एलिमेंट्स पेंटाहलाइड्स बनाता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, मेटल की, +5। और जब ट्राइहलाइड बनाता है तब उसके मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +3। ओके। और आपका जो कैटायन है उसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, वो जो अनायन होता है नेगेटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। इस डिस्टॉर्शन करने को बोलते हैं पोलराइजिंग, कि पोलराइज करवा रहा है। कैटायन जो है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करवा रहा है। पोलराइज करवा के इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। और सेंटर में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके।
तो इट मीन्स जब आपका मेटल जो है, सॉरी मेटल नहीं एलिमेंट बोलता हूँ, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उस टाइम क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो अनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा, जितना ज्यादा अनायन को पोलराइज करेगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ये किसने बोला था? फजांस रूल। इन द पेंटाहलाइड्स oxidation state of metal is +5 while in trihalides oxidation state is +3. Higher the oxidation state leads to the greater polarizing power, which leads to the more covalent character of the bonds. It is called as the Fajans rule. Okay. फजान रूल की रिकॉलिंग के लिए ये मैंने पीडीएफ भी अटैच कर रखा है नोट्स में साथ में, +1 का ये वैसे ही है। ओके, इसको पढ़ सकते हो आप अगर अभी भी कंसेप्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि कटायन देखो, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कटायन के ऊपर ज़्यादा होगी उतना ही वो पोलराइज करेगा एनायन को, और जितना सेंटर में आएंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ओके, अगले वाले जो जितने भी क्वेश्चन है वो भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। ब्रोमाइड्स आर मोर कोवलेंट देन क्लोराइड्स। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं PCl3 और PbR3, तो इसमें जो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा और इसमें जो फास्फोरस और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, फास्फोरस और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी हैविंग मोर कोवलेंट कैरेक्टर एज कंपैरिजन टू फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि आपके पास जो ब्रोमाइड्स बनते हैं दे आर मोर कोवलेंट एज कंपैरिजन टू जो क्लोराइड वाले कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन भी फजान रूल ही है। ठीक है, देखो फजान रूल क्या कहता है कि आपका जो एनायन है, अब नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, वो जितना बड़ा होता जाएगा साइज में उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी साइज में बढ़ता जाता है। तो कैटायन के लिए उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवाना इजी हो जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवा के जब वो सेंटर में लेके आएगा उसी को बोलते हैं कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ना है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एनायन अगर बड़ा साइज का होगा तो होगा क्या, उसकी डिस्टॉर्शन बड़ी इजीली हो जाएगी। डिस्टॉर्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे यहाँ पे हम, इसको बोलते हैं एक्चुअल में, अगर इसका एग्जैक्ट वर्ड पूछोगे मेरे से, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि जो एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी ज्यादा है। जितना बड़ा होगा साइज में उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ओके, साइज ऑफ ब्रोमाइड्स इज ग्रेटर देन साइज ऑफ क्लोराइड्स। यहाँ पे ब्रोमाइड्स नहीं, ब्रोमाइड आयन लिखते हैं यहाँ पे, ब्रोमाइड, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। साइज ऑफ ब्रोमाइड आयन is greater than size of chloride ion. Okay, large size of an ion leads to higher polarizability of an ion, which in turn leads to greater covalent character. So that's why bromides are more covalent, चाहे वो फॉस्फोरस के हों चाहे वो आर्सेनिक के हों। जैसे मान लो इसमें आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो, PCl3 और PbR3 का, या NCl3 और NbR3 का, मतलब दोनों में ये जो कटायन है वो सेम रख के एनायन डिफरेंट करके आप कंपैरिजन करोगे जब भी करोगे। तो इससे कई सारे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाता कि PbR3 इज मोर कोवलेंट देन PCl3, व्हाई, तो उसका आंसर भी यही बनता। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है NbR3 इज मोर कोवलेंट देन NCl3, वाई, उसका रीजन भी सेम ही है, क्योंकि कैटायन हम सेम रख के एनायन डिफरेंट कर रहे हैं। तो एनायन में जो ब्रोमाइड आयन है उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसको बड़ी इजीली डिस्टॉर्ट करवाया जा सकता है, और जितनी इजीली डिस्टॉर्ट करवाया जाता है उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ये फजान रूल सभी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। और जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज ऑन कैटायन के ऊपर। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे +1 से +2 हो जाए, चार्ज बढ़ गया ना, तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ गई। और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? ये होती है एनायन की। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की उतना ही उसका साइज बड़ा होगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं,
जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतनी ही इजिली उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब उतनी ही जल्दी उसको डिस्टॉर्ट करवाया जा सकता होगा। जैसे पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज का चार्ज ऑन एन आयन। चार्ज बढ़ने पे भी एन आयन के ऊपर अगर चार्ज बढ़े तो उसका साइज बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता जाएगा एन आयन के ऊपर, जैसे -1 से -2 हो जाएगा, तो होगा क्या, उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा ना। बात तो सारी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर टिकी हुई है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा एन आयन का, उतनी ही जल्दी वो डिस्टॉर्ट होता है। दैट्स इट। ओके, तो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी फजान रूल के ऊपर टिका हुआ है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी आंसर फजान रूल में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, BiF3 इज प्रिडोमिनेंटली आयोनिक वाई। अब इसमें ये बताना है कि BiF3 इतना ज्यादा आयनिक करेक्टर क्यों रखता है। उसका रीजन है कि जो फ्लोराइड आयन होगा इसमें, एक तो वो स्मॉलेस्ट आयन है, एन आयन छोटा होने पे उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो इट मींस वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इन तीनों में से इजीली डिस्टॉर्ट क्या है, फ्लोराइड आयन इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होता। ठीक है, और दूसरा जो आपका कटायन है Bi+3, ये लार्ज कटायन होता है। अगर कटायन बड़ा हो ना साइज में, तो उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी नहीं रहती, वो इतनी इजीली पोलराइज नहीं कर पाता। लार्जर कटायन लीस्ट चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। ओके, पहली बात इसका कंपैरिजन किससे कर रहा हूं मैं वो भी सुन लो। इसका कंपैरिजन कर रहा हूं इसके ग्रुप मेंबर्स के साथ, जैसे N+3 के साथ, P+3 के साथ, AS+3 के साथ, Bi+3 के साथ। इन सभी में से पोलराइजिंग पावर सबसे कम किसकी है, Bi+3 की, क्योंकि चार्ज तो तीनों पे सेम है, सॉरी चारों पे सेम है। बट जो Bi+3 है इसका साइज सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज बड़ा होने पे इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। कैटायन की चार्ज डेंसिटी हाई चाहिए होती है हमें अगर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ानी है। ठीक है, तो इट मींस Bi+3 में अपने बाकी ग्रुप मेंबर के +3 के अकॉर्डिंग लीस्ट चार्ज डेंसिटी है, विच लीड्स टू द लेस पोलराइजिंग पावर। और कैटायन ऐसा हो जिसकी पोलराइजिंग पावर कम है, एनायन ऐसा हो जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये मोर आयनिक करेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दीज टू कंडीशन लीड्स टू दी लीस्ट कोवलेंट करेक्टर। इसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर कम हो रहा है, तो अगर कोवलेंट करेक्टर कम हो रहा होगा तो विच इंप्लाइज मोर आयोनिक करेक्टर। ये भी किसने बोला, ये भी फजान्स ने ही दिया है रूल। अगर ऑब्वियस है, अगर कोवलेंट करेक्टर कम है, देखो कोवलेंट प्लस आयनिक का जो सम है वो 100% है, क्योंकि इधर बॉन्ड कोवलेंट करेक्टर होगा उसमें या आयनिक होगा, बट दोनों का सम 100% होगा अगर बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ऑब्वियस अगर कोवलेंट करेक्टर कम है तो आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है। ओके, so that's why BiF3 is predominantly ionic। ओके, और अगर आप फजान्स रूल का पढ़ना चाहते हो तो ये आपके नोट्स में मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो इसको आप बाद में पढ़ लेना ये फजान्स रूल को। ओके, और ये कुछ एक एग्जांपल भी दे रखे हैं विद रूल्स। ओके, तो इनको भी आप बाद में पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपके पास है, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट। ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, कि जो नाइट्रोजन है वो 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं बना सकता बाय एक्साइटेशन। ओके, बट फास्फोरस ये कर सकता है। कैसे कर सकता है, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, तो ये सल्फर एक यहाँ से फास्फोरस जो है अपने 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करा के अपने 3d में भेज देगा, तो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए जो कि 5 क्लोरीन के लिए रेडी है। ओके, 5 क्लोरीन इसके साथ आगे बॉन्ड बना लेंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर एक्साइटेशन होनी भी हुई, 2d तो होता नहीं है, तो 3s में एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी ना अगर 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने हैं। बट 2s से 3s का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी अगर आपने इसको प्रमोट करना भी है तो, और इतनी एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। और अगर इतनी एनर्जी देके इसकी +5 इसको 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर कर भी दोगे, तो जो कंपाउंड बनेगा, जैसे मान लो आपने धक्के से बना भी दिया NCl5 NF5, आपने बोला कि नहीं हमने तो एनर्जी दे दी इतनी एक्साइड करवाने के लिए, मैंने तो प्रोवाइड कर दी इतनी, बट जो NF5 बनेगा ये स्टेबल होगा ही नहीं है। जैसे ही ये आपका कंडीशन पे रूम नॉर्मल कंडीशन पे आएगा इट विल डिकम्पोज। ओके, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है
या NCl5, सॉरी NF5 बोल गया मैं, NCl5 ही लिख लो यहाँ पे। NCl5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवलेंसी टू 5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4, वो भी तब होती है जब ये एक डेटिव बॉन्ड बना रहा हो। ओके, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो नेक्स्ट आपके पास है R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट while R3N डबल बॉन्ड O doesn't, why? इसमें R क्या डेजिग्नेट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। जैसे आपके पास P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट N डबल बॉन्ड O CH3 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 ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने R की वैल्यू मिथाइल पुट कर दी यहाँ पे। ओके, ऑर्गेनिक पढ़ चुके, अब तो आपको पता है R किसको, R एल्काइल ग्रुप को डेजिग्नेट करने के लिए यूज होता है। इसका रीजन क्या है? सेम, जब ऐसा होगा तो फास्फोरस कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5, 5 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसमें नाइट्रोजन 5 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, बट एक्चुअल में नाइट्रोजन कभी 5 कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता। जब 5 कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इट मींस ये एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज सेम एज ऑफ प्रीवियस। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ एक चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में इंटैक्ट करके रखनी ही रखनी है। अगर वो आप चीजें अपने दिमाग में इंटैक्ट करके रखोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी में से आपको बस ढूंढना पड़ेगा कि इसी में से आंसर आए इसका। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे मर्जी जोड़ तोड़ के बने, लॉजिकल क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट से निकल के आ जाएगा बाहर। ओके, बस आपको ये थोड़े बहुत लॉजिक अपने दिमाग में, मतलब टिप्स पे रखने हैं। तो जैसे पी ब्लॉक का क्वेश्चन दिखा तो यही वाले कंसेप्ट दिमाग में घूमने चाहिए कि अच्छा इसमें से होगा, इसका रीजन ऐसे तो नहीं है, देखूं मैं करके, उसका देखा, बस उसी से लॉजिक बन गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमने कभी भी सॉल्व नहीं किया होता, बट अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में एक बार बैठ गए तो आप इन्हीं लॉजिक का सहारा लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट है आपके पास, ये हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। तो जो हैलाइड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हमने ग्रुप 15 वालों की। अब ग्रुप 15 वालों के जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसको हम किस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं? रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ओके, जैसे कि हमें पता ही है कि जो ग्रुप 15 वाले हैं वो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करते हैं। कौन कौन सी? +3 एंड +5। आप बोलोगे सर नहीं, आप तो बोल रहे थे -3 भी करती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ -3 भी करते हैं, बट ऑक्सीजन है ना सामने। जब ग्रुप 15 वाले कंपाउंड, सॉरी जब ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्रुप 15 वालों को पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा अपने ऊपर। तो इसलिए जब भी ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे दे विल शो इधर +3 ऑक्सीजन स्टेट और +5, और नाइट्रोजन तो इवन +4 और +2 भी शो कर देता है, +1 भी शो कर देता है नाइट्रोजन। ये ओनली फॉर नाइट्रोजन है। ओके, वही ना, ग्रुप का पहला मेंबर है, एक्सेप्शनल चल सकता है अपनी मर्जी से। ओके, all the elements form two type of oxides, M2O3 M2O5, बट नाइट्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन +4 +2 वाला भी बनाता है, जैसे N2O4। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2 है, तो ऑक्साइड ही है ना नाइट्रोजन का। ओके, बट जनरल की बात हो रही है कि मेजरली इस ग्रुप 15 के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड दो तरह के फॉर्मूले वाले होते हैं। या तो वो होंगे M2O3 जिनमें मेटल जो है वो, जिनमें M यहाँ पे बेसिकली, इस वैसे M होना नहीं चाहिए यहाँ पे, वर्ड M से मेटल का कंफ्यूजन बढ़ रहा है। ग्रुप 15 में मेटल नहीं होते, नॉन मेटल्स होते हैं। वो बात अलग है। जो सबसे एंड वाला मेंबर है ये वाला, ये वाला बिस्मथ वाला, हाँ ये थोड़ा सा मेटालिक है फिर, बट वैसे ये बाकी नॉन मेटलिक, और ये दोनों मेटलॉइड हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट होगा वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा अगर इस फॉर्म में ऑक्साइड बना, और अगर इस फॉर्म में ऑक्साइड बना तो +5 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। ओके, उसके बाद the oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than the lower oxidation state। इसका क्या मतलब बना? जैसे मान लो नाइट्रोजन ने अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला ऑक्साइड बनाया और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला ऑक्साइड बनाया। पहली बात तो ये 10th वाला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वी नो दैट। ओके,
बट कितने एसिडिक? अगर मान लो एक एलिमेंट है, वो एक से ज्यादा तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के यही दो ऑक्साइड हैं, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि ये दोनों एसिडिक होंगे, ओके फाइन, बट दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी। जैसे इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5 है, इसमें +3 है, तो दोनों में से मोर एसिडिक विल बी N2O5 एंड N2O3 विल बी लेस एसिडिक। सिमिलरली P2O5 और P2O3 में से कौन मोर एसिडिक होगा? वही बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो वाला ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू दी लोअर ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या होता है मोर एसिडिक लेस एसिडिक? ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड उनको बोलते हैं जिनको जब आप वाटर में डिजोल्व करो, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो उसको वाटर में डिजोल्व करने पे एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई उस ऑक्साइड को एसिडिक बोला है। ओके, तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। इसका मतलब क्या है कि जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे, उस टाइम जो एसिड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे, उस टाइम जो एसिड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द वीक एसिड। जैसे N2O5 को वाटर में डिजोल्व करो तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और N2O3 को वाटर में जब डिजोल्व करो तो क्या बनता है? नाइट्रस एसिड विच इज अ वीक एसिड। ओके, तो इसलिए हमने बोला कि N2O5 इज मोर एसिडिक एंड N2O3 इज अ लेस एसिडिक, क्योंकि N2O5 लीड्स टू द मोर स्ट्रॉन्गर नाइट्रिक एसिड, एंड N2O3 on dissolving in water gives nitrous acid which is a weak acid। ओके, उसके बाद जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर मान लो आप ट्राई ऑक्साइड्स की बात कर रहे हो, N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 एंड BiO2O3, ठीक है, आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मेटल्स का जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो तो बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल से ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो इट मींस डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर हम इन ट्राईऑक्साइड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो N2O3 होगा ये हाईली एसिडिक होगा, P2O3 उससे थोड़ा कम, AS2O3 उससे कम, SB2O3 और कम, और BiO3 सबसे कम। ओके, इनफैक्ट जो पहले N2O3 और P2O3 हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो आर्सेनिक का ऑक्साइड और एंटीमनी का ऑक्साइड है ट्राईऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं। और इवन जो बिस्मथ है, हमें पता है बिस्मथ मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक। तो आ गया ना वही बात कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है उनके ऑक्साइड की एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका रीजन क्या है, रीजन इज डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर, ओ डिक्रीजेज लिख दिया, इंक्रीजेज है, इंक्रीजेज, हेंस एसिडिटी ऑफ, एसिडिटी नहीं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। ओके, सो दैट्स इट, वो आपका हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। मतलब अब हमने हमने ये देखना है कि ग्रुप 15 वाले मेटल्स के जब साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, इनकी कोई खास प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस नहीं करनी। ओके, ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स, ये ऑल एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 15 की बात ही हो रही है, इसलिए वो कंफ्यूज मत हो जाना कि सभी एलिमेंट्स की, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात हो रही है। रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ग्रुप 15 वाले, ग्रुप 15 में वही नाइट्रोजन फैमिली, जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स में जैसे अल्कली मेटल की बात हो गई, अल्कालाइन अर्थ मेटल की बात हो गई, ओके, जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं दे शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी मेटल्स, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब भी कंपाउंड बनेगा, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके,
तो दैट्स इट। तो ये अपनी -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी मेटल्स। रीजन मैंने यहाँ पे साथ में स्टेट कर ही दिया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। इनमें जो ये जो नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं, इनके ऊपर -3 ऑक्सीजन स्टेट बन रही है। ओके, सो दैट्स इट। अब हम मेन पार्ट पे बढ़ रहे हैं इसके। जैसे अभी भी लॉजिकली चल रहा है वैसा ही इसमें है। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कुछ एक पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सॉरी पी ब्लॉक में ग्रुप 15 के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहला आपके पास है डाई नाइट्रोजन N2। इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रेपरेशन कैसे करवाई जाती है लेबोरेटरी में? अगर कमर्शियल लेवल पे बनाना है, मतलब बहुत ही ज्यादा बनाना है, तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमें एटमोसफेयर में 78% बाय वॉल्यूम मिलता ही है, तो एटमोसफेयर से ही एक्सट्रैक्ट कर लो। कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर की लिक्विफिकेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसमें से नाइट्रोजन अलग कर लो, यू विल गेट नाइट्रोजन। दूसरा तरीका क्या है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट की अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे, यू विल गेट नाइट्रोजन प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपको नाइट्रोजन बन रही है गैसेस फॉर्म में, इसको आप यूज कर लोगे। ओके, अब आप बोलोगे नाइट्रोजन चाहिए क्यों है? अरे टायरों वगैरह में नाइट्रोजन ही भरते हैं हम। ऐसी गैस भरनी होती है ना जो इनर्ट हो, और नाइट्रोजन से बढ़िया इनर्ट गैस कहाँ से मिलेगी हमें? इवन नाइट्रोजन तो चिप्स वगैरह में भी भरी जाती है, चिप्स के पैकेट्स में, सो दैट उसके अंदर वाला जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी ना हो। ओके, तो इसलिए इसकी प्रेपरेशन को पढ़ना जरूरी है। कहाँ कहाँ इसकी प्रेपरेशन है, जो सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उन्हीं की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे हम। जैसे प्रेपरेशन में अब और क्या मेथड है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। अजाइड क्या होता है? N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अजाइड। ओके, बेरियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम +2 अजाइड, ये होता है। तो इसका क्रिस क्रॉस बनाया तो क्या बन जाएगा? BaN3 ट्वाइस। तो जब भी आप अजाइड्स को हीट करते हो, उनके हीट करने पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये शायद हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था कि अजाइड वाले कंपाउंड, अजाइड किसको बोलते हैं? अजाइड मीन्स N3 नेगेटिव। जब भी आप अजाइड वाले कंपाउंड को हीट करते हो, यू विल गेट नाइट्रोजन। नेक्स्ट, बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। ओके, सोडियम नाइट्राइट को अगर हम और अमोनियम क्लोराइड को अगर आप रिएक्ट करवाओ, तो यू विल गेट नाइट्रोजन NaCl एंड वाटर। ये रिएक्शन थोड़े से आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये वाले जो मेन रिएक्शन ही लिखवाए हैं मैंने, तो ये आपको याद होने चाहिए। इनकी दोनों की जब रिएक्शन होती है, यू विल गेट नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज वैसे तो आपको पता ही है, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज ही करना है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, हैज वेरी लो solubility in water and low freezing and boiling point, inert at room temperature। उसके बाद इसके कुछ एक रिएक्शंस, जैसे अगर आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या होता है? तो आपके पास नाइट्राइड्स बन जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। हमने बोला ना यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल में हमने पढ़ा ना कि उसके वो नाइट्राइड्स बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर -3 ऑक्सीजन स्टेट आती है। तो वही हो गया। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब वो ये रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म नाइट्राइड्स। नाइट्राइड जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो उनके नाइट्राइड्स बनते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर। मतलब जो मेटल है वो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, और जो नाइट्रोजन है वो -3 स्टेट में आएगा, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी मेजरली आयनिक। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर भी होगा फजान रूल के अकॉर्डिंग। ओके, बट मेजरली उसका 50% से ज्यादा जो स्टेक होगा वो आयनिक होगा। इसलिए बोलते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें 50% से ज्यादा करेक्टर आयनिक हो, दैट इज कॉल्ड एज दी आयनिक बॉन्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अमोनिया, इट इज कॉल्ड एज दी हेबर्ट प्रोसेस। और इसमें जो नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बना रहा, अमोनिया बना रहा है, इसको नाइट्राइड नहीं बोलते। नाइट्राइड तब बोलते हैं जब नाइट्रोजन के ऊपर -3 स्टेट हो, और वो आयनिक कंपाउंड में बोलते हैं, जब वो N-3 वाले आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं नाइट्राइड। इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपली इसका नेम क्या है, अमोनिया। ओके, और ये एक कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक नहीं है, ये दोनों आयनिक थे। अब आप बोलोगे कि ये कोवलेंट क्यों है, उसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। नाइट्रोजन की 3.0 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, डिफरेंस कम है इन दोनों में। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो तब क्या होता है, तब आपका जो बॉन्ड है उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। वेर एज इनके केस में जैसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 1.2 होती है और नाइट्रोजन की अभी बोला 3.0, तो डिफरेंस ज्यादा है, तो इनका जो कंपाउंड बनेगा उनमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है यूजेस। यूज कहाँ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स। नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है, अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। और अमोनिया कहाँ यूज होता है, जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं उनमें अमोनिया का रोल कहीं ना कहीं होता ही है, फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। उसके बाद यूज्ड वेयर इनर्ट एटमोस्फेयर इज रिक्वायर्ड, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट में और टायर वगैरह में हवा भरने के लिए आपको इनर्ट एटमोस्फेयर, इनर्ट गैस भरनी है वहां पे कोई। जैसे बल्ब में, पहले बल्ब में वो बात लगा, बल्ब में आप वो कौन कौन सी गैस भरते हो, हीलियम गैस भरते हो, आर्गन सॉरी, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन भी भर सकते हो, बट नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। ओके, बट अगर नॉर्मल ठीक ठाक कंडीशन पे ही आपने एक्सपेरिमेंट करवाना है तो इनर्ट एटमोस्फेयर के लिए आप नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हो, अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं करवा रहे तो। मतलब हाई का मतलब जब आप थाउजेंड्स ऑफ केल्विन में नहीं जा रहे, उस टाइम की बात हो रही है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स एक्सेट्रा। देखो लिक्विड नाइट्रोजन, पहली बात तो लिक्विड नाइट्रोजन कब बनेगी, जब बहुत लो टेम्परेचर करके आप लेके आओगे इसको, बहुत लो टेम्परेचर पे रखोगे, तभी ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनता है लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका टेम्परेचर खुद का होता ही बहुत लो है, माइनस में होता है, तो ऑब्वियस है ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर ही सकते हो। अगर आप इसके अंदर कोई चीज रख दोगे तो उसको नेगेटिव टेम्परेचर में रखा है आपने एक तरह से। ओके, तो प्रिजर्व करने के लिए आपको पता है प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, रेफ्रिजरेट कर दो। हम अपने फ्रिज में क्यों रखते हैं सामान सारा, सब्जियां वगैरह, क्योंकि उनकी लाइफ फ्रिज में ज्यादा है, कूल टेम्परेचर पे जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ धीरे होती है, इसकी वजह से। तो कई बार बायोलॉजिकल मटेरियल को जब बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे रखना होता है तब हम लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखते हैं उसको। ओके, तो दिस इज द यूजेस, दीज आर द यूजेस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, सॉरी लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। जैसे मैंने अभी बोला अमोनिया बनता कैसे है, नाइट्रोजन की हेल्प से। कमर्शियली अमोनिया जब बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हेबर प्रोसेस की हेल्प से। हेबर प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे विल गिव अमोनिया। ओके, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में है। ओके, और ये इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवाने के लिए और जल्दी अटेन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पुट हाई प्रेशर, ओके, हाई टेम्परेचर, और यू हैव टू यूज कैटलिस्ट, जिससे क्या होता है ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। जितनी जल्दी ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा उतना ही जल्दी आपका अमोनिया प्रिपरेशन शुरू होगी। ओके, नॉर्मल कंडीशनों पे अगर ये सारी कंडीशन आप ना लगाओ और वैसे आप सोचो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना देंगे तो ये रिएक्शन ना के बराबर होता है। अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो कभी प्रैक्टिकली करवाया नहीं, हमें कैसे पता ना के बराबर होता है। अरे इस टाइम अगर आपके रूम में बात की जाए, एटमोस्फेरिक गैसेज है ना, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, रूम में बन रहा है अमोनिया, नहीं बन रहा ना अमोनिया। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी कंडीशनें रखनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू प्रिपेयर अमोनिया फ्रॉम दी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड इन सारी कंडीशनों पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के अमोनिया बनाना इज कॉल्ड एज दी हेबर प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो है वैसे गैसेस फॉर्म में बनता है बट ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, मैंने लास्ट टाइम इसकी डिस्कशन करी थी
due to intermolecular H bonding formation between ammonia and water molecule. Its aqueous solution is weakly basic due to the formation of hydroxide ion. जो आपके पास अमोनिया है, अमोनिया को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या बनाता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये वीकली बेसिक होता है बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि अमोनिया जब भी वाटर में डिसॉल्व होता है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो इसलिए अगर और जिस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोडक्शन हो उसको क्या बोलते हैं कि दैट सोल्यूशन इज बेसिक। वो सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। नेक्स्ट, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस। अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर जिसके ऊपर हो वो एज अ लिगेंड एक्ट कर सकता है। शायद आपने, आप में से आधों ने ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन पढ़ी है, आधों ने नहीं पढ़ी है। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक तरह का लुईस बेस होता है, मतलब जो लोन पेयर डोनेट करता है किसी मेटल एटम को। ओके, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। ओके, तो इट मींस ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल को इन ऑर्डर टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया बड़े आराम से बना देता है। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस finds application in reduction of metal ions such as copper plus 2 ion Ag positive ion। ठीक है, इसका मतलब अभी समझाता हूँ। जैसे कि हमने बोला नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल आयंस के साथ, क्योंकि मेटल आयन में एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में डेटिव बॉन्ड बन जाता है आराम से इस अमोनिया की वजह से। ओके, तो जैसे कॉपर प्लस 2 आयन और 4 अमोनिया जो है वो आपस में मिलकर ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि कैसे बनते हैं। अभी बस इतना जानो कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, सारे के सारे नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने की कंडीशन क्या होती है वो बात की बात है, वो भी डिस्कस करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसलिए ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसका कलर कौन सा है, डीप ब्लू। दिस इज डीप ब्लू इन द कलर। ओके, तो इट मींस अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयन है, आपने डिडक्ट करना है इसमें कॉपर प्लस 2 आयन है कि नहीं है, उसमें अमोनिया डाल के देखो। अगर अमोनिया डालने पे ब्लू कलरेशन आ रही है, डीप ब्लू कलरेशन आ रही है, इट मींस उस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयन प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई अमोनिया इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कॉपर प्लस 2 आयन। ओके, और एक जगह और भी अमोनिया का यूज था, कौन सा रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे करते थे ना कि आप सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया डालना है, उसकी वजह से क्या बनेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें सिल्वर और अमोनिया का बॉन्ड, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, हालांकि इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड यूज किया, बट वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कौन सी, टॉलरेंस रिएजेंट की। तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड और अमोनिया ये मिलके आपस में ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि कलरलेस होता है। ओके, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज होता है अमोनिया। अमोनिया इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये मेटल आयंस के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अलग चैप्टर ही है, पूरी ब्रांच ही अलग है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। ओके, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने कलर शो करते हैं, और भी कई सारे फिनोमिना हैं जिनमें ये यूज होते हैं। और कई तरह के एडिटिव्स भी इनसे बनते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको एज एडिटिव भी यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में। आगे है आपके पास यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। आपको पता ही है अमोनिया फर्टिलाइजर में तो यूज होती है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी फर्टिलाइजर्स। उसके बाद लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया भी एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होती है। ओके, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, कुछ एक इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन में भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट ना यूज करके उसको पहले अमोनिया बना के फिर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड,
इसका रिएक्शन हम कल करेंगे, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, कल और भी कंपाउंड्स करेंगे ग्रुप 15 के, आज के लिए इतना ही है।